अलावा उनके जो फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, जो सेल ज़्यादा एक्टिव होगा उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो अमाउंट होगी या उनका जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा था कि पावर हाउस ऑफ सेल है, सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जितने सेल ज़्यादा एक्टिव होंगे उन्हें ज़्यादा एनर्जी की नीड पड़ेगी, जिसको ज़्यादा एनर्जी की नीड पड़ेगी तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया यानी ज़्यादा जनरेटर की नीड पड़ेगी, तो ज़्यादा जो जनरेटर वाला काम करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो जो सेल ज़्यादा एक्टिव हैं उनको ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रखना पड़ता है। जैसे ब्रेन का सेल हो गया, लिवर का सेल हो गया और मसल्स के सेल हो गए, उनको ज़्यादा एनर्जी की नीड पड़ती है या ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा एक्टिविटी शो करते हैं, तो उन्हें उनके एक एक सेल के अंदर बहुत सारे जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, यानी 100 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे या थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे एक सेल के अंदर, पर सेल के अंदर। ठीक है, तो उससे जो सेल जितना ज़्यादा एक्टिव होगा उससे उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा करने के लिए उतने ज़्यादा जनरेटर यानी माइटोकॉन्ड्रिया की या पावर हाउस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मोर इन नंबर मोर एक्टिव सेल्स, बहुत ज़्यादा होते हैं जो ज़्यादा एक्टिव, मोर एक्टिव सेल्स उनके अंदर ब्रेन सेल्स हो गया, मसल सेल्स हो गया, लिवर सेल्स हो गया। इवन एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो मसल्स का सेल है उसके अंदर जो 40% सेलुलर मटेरियल वो माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी मसल्स के एक सेल को 40% कौन बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। बाकी जो दूसरे ऑर्गेनेलिज हैं वो 60% के अंदर कंप्राइज हो जाते हैं। ठीक है, और लिवर के सेल के अंदर, लिवर के एक सेल को 25% लिवर के एक सेल का जो पार्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। उसके अलावा जो भी दूसरे ऑर्गेनेलिज हैं वो 75% बनाते हैं। ठीक है, तो यानी ये क्या है, ज़्यादा होगा उन सेल के अंदर जो सेल ज़्यादा क्या है, एक्टिव है। अच्छा, इट हैज़ इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल, मीन्स ओन आरएनए, डीएनए, इनका अपना डीएनए होगा, अपना आरएनए होगा, अपने ही राइबोसोम्स होंगे। यानी ऐसे कह सकते हैं कि ये अपना जेनेटिक मटेरियल रखता है, अपना जेनेटिक मटेरियल। ये दो ऑर्गेनेलिज हैं, प्लास्टिडिस और माइटोकॉन्ड्रिया, जिनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है सेल के मटेरियल के अलावा। एक तो सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और उसके अलावा इसका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। अच्छा, ये जेनेटिक मटेरियल क्यों होता है, एक कॉन्सेप्ट है एंडोसिम्बायोसिस। एंडोसिम्बायोसिस क्या है, बेसिकली एंडोसिम्बायोसिस एक कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है। वो क्या बताती है, वो बताती है कि पहले जो भी सेल्स थे या जो भी सेल्स थे उन्होंने क्या किया, फूड को हासिल करने के लिए एक बैक्टीरिया को इंगल्फ किया। अब ये वाले सेल हैं एक बैक्टीरिया को क्या कर रहे हैं, इंगल्फ कर रहे हैं। इंगल्फ करने के बाद इन्होंने बैक्टीरिया को जो ना वो डाइजेस्ट नहीं किया, ये बैक्टीरिया जो है वो उस सेल का पार्ट बन के रह गया। ये जो बैक्टीरिया है इन्होंने इंगल्फ किया, अब ये जो बैक्टीरिया इनका पार्ट बन के रह गया, इन्होंने इस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट नहीं किया। अब एक वक्त के बाद ये जो बैक्टीरिया था इस सेल का परमानेंटली पार्ट बन गया, जिससे हम माइटोकॉन्ड्रिया का नाम देते हैं। तो बेसिकली देखा गया है कि इनका अंदर जो डीएनए होता है और आरएनए होता है वो आज के बैक्टीरिया से रिजेंबल करता है, उनसे मैचेबल होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया जाता है एंडोसिम्बायोसिस। एंडोसिम्बायोसिस का नाम दिया जाता है। ठीक है, सिम्बायोसिस। एंडो का मतलब है इनसाइड, सेम का मतलब है टुगेदर, साथ रहना। ठीक है, बायोसिस का मतलब है लाइफ, यानी टुगेदर, साथ रह के लाइफ को क्या करना, सरवाइव करना। साथ रह के लाइफ को सरवाइव करने वाले प्रोसेस को हम एंडोसिम्बायोसिस कहते हैं, और इसको एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं इस प्रोसेस को, एंडोसिम्बायोसिस, और इस थ्योरी को एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया पहले अलग थे, बैक्टीरिया थे, सेल ने इंगल्फ किया, डाइजेस्ट नहीं किया, साथ रहने लगे, इसी वजह से सेल का परमानेंटली पार्ट बन गया। जिनका डीएनए और आरएनए मैच होता है, किससे मैच होता है, बैक्टीरिया के डीएनए और आरएनए से। ठीक है, सो ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनेलिज है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेमी ऑटो एग्जिस्टेंस करने वाला या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, जो कि अपनी एग्जिस्टेंस खुद रखता है, खुद जब चाहेगा अपने प्रोटीन बनाकर खुद को डुप्लीकेट कर लेगा या दो अपने पार्ट बना लेगा, कॉपीज बना लेगा। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट है, दूसरे सेल की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से खुद पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट है। तो इसी वजह से हम इन्हें सेल्फ रिप्लिकेटिंग या सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं। सेल्फ रिप्लिकेटिंग या सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग, यानी ये अपने आप को खुद रिप्लिकेट भी कर सकता है और प्रोड्यूस भी कर सकता है, तो इसी वजह से हम सेल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ठीक है, सो जेनेटिक मटेरियल जो है वो रिजेंबल करता है बैक्टीरिया से। ठीक है, इस बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल रिजेंबल करने की वजह से ही हम इस सिम्बायोसिस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम ओनली मदर साइड। ठीक है, ये इनहेरिटेड होता है सिर्फ मदर साइड से,
यानी जब गेमेट बन रहे होते हैं मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर एग सेल, ओवम सेल, ठीक है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ये सिर्फ एग के अंदर प्रेजेंट होता है। जब मेल और फीमेल के गेमेट्स मिलते हैं यानी एग और स्पर्म मिलते हैं तो जाइगोट के अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा वो किसकी साइड से आया होगा, वो मदर साइड से आया होगा। तो जो भी बेबीज़ के जो कैरेक्टर हैं वो ज़्यादा ट्रेस किए जाते हैं मदर साइड से या ग्रैंड मदर से, यानी मेटरनल साइड से ट्रेस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ हमें मिलता है कहाँ से, मदर साइड से मिलता है, फादर साइड से नहीं मिलता, ठीक है। और इसकी लाइफ स्पेन जो है अप्रोक्सीमेटली 100 डेज है। और इसे हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस। क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि ये क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट है। सेल्फ डिपेंडेंट से दूसरे जो खुद पे डिपेंड करता है, सेल का जो मटेरियल है उस पर ज़्यादातर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है सेल के जेनेटिक मटेरियल से। तो इसी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस रखता है। और ये डिवाइड कैसे करता है, ये डिवाइड करता है बाइनरी फिशन से। बाय का मतलब है टू, ठीक है। फिशन हम सिंपली रिएक्शन को कहते हैं जो ब्रेक डाउन वाला रिएक्शन है। मिसाल के तौर पे ये एक माइटोकॉन्ड्रिया जब नीड पड़ेगी तो एक माइटोकॉन्ड्रिया से क्या बन जाएंगे, दो बन जाएंगे। तो ऐसा प्रोसेस जिनके अंदर कोई भी चीज़ असेक्सुअली डिवाइड हो दो पार्ट के अंदर तो हम उसे बाइनरी फिशन ही कहते हैं, ये यानी वो असेक्सुअली हो, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी बेसिकली ज़रूरत पड़ने पर ये भी डिवाइड हो जाता है दो पार्ट के अंदर, तो हम इसे कहते हैं ये डिवाइड करता है या खुद को रिप्लिकेट करता है एज अ बाइनरी फिशन वाले प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। ये था इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। अब फंक्शन के ऊपर देखते हैं। सेंटर ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन का सेंटर है। अब जो सेल का अंदर रेस्पिरेशन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, फूड की ऑक्सीडेशन को। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन दी माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसके अंदर ग्लूकोज की ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ब्रेकडाउन होती है और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड H2O और हमें एनर्जी मिलती है। कौन सी एनर्जी, ATP वाली एनर्जी सेल को मिलती है। तो उस प्रोसेस को बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। और ये सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब इनके कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैट्रिक्स के अंदर होंगे और ज़्यादातर जो स्टेप्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो इस मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। ये वाली मेम्ब्रेन जो इनर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, जिन्हें हम क्रिस्टी का नाम दे रहे थे, तो ये जो मेम्ब्रेन्स हैं इनर मेम्ब्रेन, इनके अंदर ज़्यादातर जो प्रोसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनती है, ATP का मॉलिक्यूल भी यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर F1 पार्टिकल होते हैं, दूसरे कोएंजाइम एंजाइम वगैरह भी शामिल होते हैं। और कॉम्प्लेक्सेस जो भी बनते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, वो कॉम्प्लेक्सेस सारे कहाँ पे होते हैं, वो कॉम्प्लेक्सेस इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं। तो ज़्यादातर जो प्रोसेस होते हैं वो इस इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं। ATP की फॉर्मेशन भी यहीं पे होती है। तकरीबन एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 36 to 38 ATP मिलते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो इसी वजह से हम इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। इट आल्सो कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड एनर्जी। ये तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को तो कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं होगा तो सेल को एनर्जी तो नीड होगी। एनर्जी की नीड के लिए ये प्रोटीन को और लिपिड को भी ब्रेक डाउन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के अंदर, उसके बाद एनर्जी पैदा करता है, ठीक है। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी ये जो है प्रोटीन और जो लिपिड है उनकी मेटाबॉलिज्म भी करता है, उनकी मेटाबॉलिज्म के अंदर भी क्या करता है, हेल्प करता है। यानी इसके पास वो भी एंजाइम है जो लिपिड और प्रोटीन को मेटाबोलाइज कर सके, ठीक है। उसके अलावा दे फॉर्म सम प्रोटीन, कुछ प्रोटीन भी बनाता है, क्योंकि इनके पास अपने DNA और जेनेटिक मटेरियल है, तो ये अपने किस्म के प्रोटीन बनाएगा, फिर रेप्लिकेट करेगा। तो इनके अंदर अपने प्रोटीन बनाने की भी क्या है, कैपेसिटी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है पावर हाउस ऑफ द सेल्स, जो कि बहुत ही ज़रूरी है एक सेल के लिए। ऐसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कह सकते हैं, जनरेटर ऑफ द सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी लिहाज से ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग भी आपको याद रखना है, सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग भी याद रखना है। और अब जो नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनली है वो है गोल्जन बॉडीज़ या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उसे हम डिस्कस करते हैं। तो इसको